नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में ही देख लिया होगा, आज हम लोग मुख्य परीक्षा के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, विशाल मौर्य साम्राज्य के ईसा पूर्व 3री सदी में विघटन के उत्तरदायी कारण क्या थे, समझाइए। दोस्तों, इन दोनों ही क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, हम लोग सुविधा की दृष्टि से इस मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है राज्य की अर्थव्यवस्था और दूसरा है मौर्यकालीन समाज की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग जो राज्य था, यानी राज्य की जो आय थी, जो राजकोष में जमा होती थी, उसका आधार क्या था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, मौर्यकालीन समाज, यानी जो समाज था, जो लोग थे, उन लोगों की आय का मुख्य आधार क्या था, इसके ऊपर हम लोग दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं राज्य की आय की बात करूं तो राज्य की आय के दो मुख्य आधार थे। सबसे पहला था कर व्यवस्था और दूसरा था राजकीय कृषि। तो अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ो तो आपको एक बात पता चलेगी दोस्तों, मौर्य समाज या मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य पहला ऐसा शासन था जिसमें एक सुदृढ़ कर व्यवस्था स्थापित की गई। और दोस्तों, सुदृढ़ कर व्यवस्था को स्थापित करने का भी जो श्रेय था वो कौटिल्य, जिनको हम लोग आज आम बोलचाल की भाषा में चाणक्य कहते हैं, उनको जाता है। दोस्तों, मौर्यकालीन कर व्यवस्था के विषय में हमें जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मौर्य काल में 27 तरह के अलग अलग कर जनता के ऊपर आरोपित किए जाते थे। यानी जो सुदृढ़ कर व्यवस्था थी वो मौर्य काल में ही हमें दिखाई देती है। और दोस्तों, 27 कर का अर्थ है कि जो मौर्य शासक था वो अलग अलग तरह के 27 प्रकार के कर समाज के लोगों के ऊपर आरोपित करता था, जो मौर्यकालीन समाज की आय का एक प्रमुख साधन थी। दोस्तों, मौर्य काल से पहले अगर हम देखें तो हमें किसी भी प्रकार के कर निर्धारण करने वाले किसी भी अधिकारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती कि प्राचीन भारत के इतिहास में कोई ऐसा अधिकारी रहा हो जो कर का निर्धारण करता हो। मौर्य काल में कर का निर्धारण करने वाला एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि कर को वसूल करने वाला एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया। दोस्तों, जो कर निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था उसे हम लोग कहते थे समाहर्ता। तो दोस्तों, जो कर निर्धारण करने वाला अधिकारी था मौर्य काल में वो था समाहर्ता, जबकि जो राजकीय कोषागार होता था उस राजकीय कोषागार का जो अध्यक्ष होता था, जो कर वसूल करने का काम करता था, उसका नाम था सन्निधाता।
तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि मौर्य जो शासक था उसकी आय का सबसे पहला जो मजबूत आधार था वो उसकी कर व्यवस्था थी। और इसकी कर व्यवस्था के विषय में हमें जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होती है। दोस्तों राज्य की आय का जो दूसरा मुख्य आधार था वो राजकीय कृषि थी। दोस्तों राज्य की कृषि होती थी जिस पर गुलामों की सहायता से कृषि क्रिया की जाती थी और उस कृषि से जो आय होती थी वो राज्य के राजकोष में जमा कर दी जाती थी। आपको याद होगा अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में 1.25 लाख लोगों को अशोक ने बंदी बनाया था। तो दोस्तों जिन लोगों को बंदी बनाया जाता था उन लोगों को राजकीय भूमि पर कृषि कराई जाती थी और उस कृषि से जो आय होती थी वो राज्य के राजकोष में जमा करा दी जाती थी। मौर्य काल में जो राजकीय कृषि होती थी जिस पर राज्य की ओर से गुलाम कृषि करते थे उस भूमि को सीता कहा जाता था। मैं यहां लिख देता हूं, जो राजकीय भूमि थी उसे मौर्य काल में सीता कहा जाता था। और दोस्तों इस राजकीय भूमि पर जो कृषि कार्य करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी मैं यह कह सकता हूं कि राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष की संज्ञा मौर्य काल में दी जाती थी। राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो दोस्तों राज्य की आय के 2 साधन थे, पहला कर व्यवस्था और दूसरा राजकीय कृषि से आय। तो कर व्यवस्था जिसके बारे में जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होती है और हमें यह पता चलता है कि मौर्य काल में जनता पर अलग अलग तरह के 27 कर लगाए जाते थे और इन करों को वसूल करने वाला जो अधिकारी होता था उसे हम लोग बोलते थे सन्निधाता और कर को निर्धारण करने वाला जो अधिकारी था उसे कहा जाता था समाहर्ता। जबकि आय का दूसरा साधन राजकीय कृषि थी और राजकीय जो भूमि थी उसे सीता कहा जाता था और इसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। तो दोस्तों ये तो थी राज्य की आय की बात। अब हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन समाज जो था उसकी आय का मुख्य आधार क्या था। तो अगर मैं समाज की आय की बात करूं तो मौर्यकालीन समाज की आय का मुख्य आधार था कृषि और दूसरा था दोस्तों वास्तुकला। यानी मौर्यकालीन जो समाज था उसकी आय के 2 महत्वपूर्ण आधार थे, एक कृषि थी और दूसरा वास्तुकला। मौर्यकालीन समाज में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। दोस्तों आप सब लोगों को याद होगा जूनागढ़ अभिलेख जो हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है और दोस्तों इस जूनागढ़ अभिलेख पर सुदर्शन झील का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि काठियावाड़ के क्षेत्र में, गुजरात में जो काठियावाड़ का क्षेत्र था वो सूखाग्रस्त क्षेत्र था और इस क्षेत्र में कृषि क्रिया करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा काठियावाड़ के क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था जो इस क्षेत्र में सिंचाई का एक प्रमुख साधन थी। तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि मौर्यकालीन जो समाज था उस समाज में आय का मुख्य आधार कृषि था। लोग मुख्य व्यवसाय कृषि करते थे, अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे और लोगों की आय का एक प्रमुख साधन था। दोस्तों दूसरा जो मौर्यकालीन समाज था उसकी आय का दूसरा मुख्य साधन था वास्तुकला। दोस्तों जो मौर्य काल था उस मौर्य काल में पत्थर की इमारतों को बनाने का काम बहुत व्यापक पैमाने पर किया गया। जो मौर्यकालीन वास्तुशिल्पी थे
वो इन पत्थरों पर पॉलिश करने का काम भी बहुत दक्ष तरीके से करते थे। दोस्तों, बड़े बड़े स्तंभों को खादान से निकालकर उनको सीधा करके उन पर पॉलिश करने का बहुत ही कुशल तरीके से कार्य मौर्य काल में किया जाता था। दोस्तों, अगर आप अशोक के सारनाथ स्तंभ को देखो तो उससे पता चलता है कि जो मौर्य शिल्पी थे वो खादानों से बड़े बड़े स्तंभों को सीधा खड़ा करके उन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिश करने का काम करते थे। इसके अलावा जब आप इनके स्तंभों को देखोगे तो इनका जो स्तंभ का शीर्ष भाग है, इनके शीर्ष भाग पर जो पशुओं की आकृति बनाई गई है वो बहुत ही अद्भुत है और इन स्तंभों का केवल शीर्ष भाग ही अलग से जोड़ा जाता था। तो आप दोस्तों सोच सकते हो कि इतने बड़े विशाल स्तंभों को सीधा खड़ा करके उसके शीर्ष पर किसी पशु की आकृति को उकेरना और उसके बाद उसको जोड़ना और जोड़ने के बाद उस पर पॉलिश करना, यह बहुत ही दुष्कर कार्य होता होगा। लेकिन मौर्यकालीन जो वास्तुशिल्पी थे इस कार्य में बहुत दक्ष थे। दोस्तों, इन स्तंभों में बलुआ रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इनका केवल शीर्ष भाग ही अलग से जोड़ा जाता था। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो वास्तुकला में मौर्य काल में एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, वो था बौद्ध विहार का निर्माण। दोस्तों, ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे, ये बौद्ध भिक्षु वर्ष के 8 महीने में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे, जबकि वर्षा ऋतु के 4 महीने में ये बौद्ध विहारों में निवास करते थे। तो मौर्य काल में पत्थरों को काट काट करके गुफाएं बनाने का व्यापक पैमाने पर कार्य किया गया और दोस्तों पत्थरों को काट करके जो गुफाएं बनाई गई उनको बौद्ध विहार की संज्ञा दी गई। भारत के इतिहास में जो सबसे प्राचीन बौद्ध विहार हमें मिले हैं या इन्हें गुहा निर्माण भी कहते थे, जो गुहा निर्माण मिले हैं वो मौर्य काल के ही हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, जो बराबर की गुफाएं हैं, मैं यहां लिख देता हूं, जो बराबर की गुफाएं हैं ये भारत के इतिहास में बौद्ध विहार का या फिर गुहा निर्माण का सबसे प्राचीन उदाहरण है। जिनका निर्माण ईसा पूर्व 4वीं सदी में मौर्य काल के दौरान ही किया गया था। दोस्तों, ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये बिहार में जो गया जिला है उस गया जिले में अवस्थित है। यहां पर कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है सुदामा की गुफा, विश्व झोपड़ी, दोस्तों 2 गुफाएं और हैं यहां पर। टोटल यहां पर 4 गुफाएं हैं जो बराबर की गुफाओं की जिनको संज्ञा दी जाती है और ये गुफाएं भारत के इतिहास में बौद्ध विहार का या फिर गुहा निर्माण का सबसे प्राचीन उदाहरण मानी जाती है। बिहार के गया जिले में ये अवस्थित हैं और ये बौद्ध विहार का सबसे प्राचीन उदाहरण है। तो दोस्तों, ये था मौर्यकालीन समाज। जो मौर्यकालीन समाज था, मैंने आपको बताया आय के 2 मुख्य साधन थे। पहला साधन कृषि था, दूसरा वास्तुकला था और वास्तुकला में बौद्ध विहार का निर्माण, पत्थर की इमारतों को बनाने का कार्य और बड़े बड़े स्तंभों को पॉलिश करने का कार्य, यह बहुत व्यापक पैमाने पर मौर्य काल में किया जाता था। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, क्या कारण थे जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मौर्य साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर के अगर भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए
तो लगभग संपूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। यह साम्राज्य इतना विशाल था कि आज इसको आर्यव्रत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, यह जो इतना बड़ा साम्राज्य था, इस साम्राज्य के पीछे इसके पतन के उत्तरदायी कारण क्या थे? इस साम्राज्य का पतन क्यों हो गया? तो समझते हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करें तो दोस्तों, किसी भी साम्राज्य के पतन के पीछे कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। कई सारे कारण उत्तरदायी होते हैं जिसकी वजह से कोई विशाल साम्राज्य पतन होता है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके पतन के कारणों को देखूं तो इसका जो पतन का जो सबसे पहला कारण था वो था इसकी अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था। मैंने आपको जब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाई थी, जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों, ये जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। और अत्यधिक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था में सारी शक्ति का जो केंद्र होता है वो शासक होता है। तो जब तक मौर्य शासक बुद्धिमान था, सक्षम था, तब तक मौर्य साम्राज्य बना रहा। लेकिन जैसे जैसे अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं रहे जितना अशोक था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि जो मौर्य साम्राज्य था वो अत्यधिक केंद्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित था और इसमें अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। दोस्तों, जो राज्य का राजकोष होता था उसका बहुत बड़ा भाग इन अधिकारियों को वेतन देने में ही खर्च हो जाता था। दूसरी ओर अशोक बौद्ध भिक्षुओं को भारी मात्रा में दान देता था। तो दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो दिनों दिन खराब होती गई। और जब राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो स्वाभाविक सी बात है, राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। तो इस विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे जो सबसे पहला उत्तरदायी कारण था वो यही था कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई। और उसकी वजह यही थी कि जो मौर्य साम्राज्य था वो अत्यधिक केंद्रीकृत था, उसमें सैनिकों की संख्या या अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो दोस्तों, मैं लिख देता हूं, जो पहला कारण था वो था मौर्य समाज या मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीयकृत था। जिसमें अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। दोस्तों, एक दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी था इस मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे। अशोक ने सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग के साथ युद्ध लड़ा था और अशोक ने 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक की सेना ने कभी भी कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो बौद्ध धर्म का पालन करने लगा। दोस्तों, अशोक धर्म के प्रचार में लगा रहा। उसने ये नहीं देखा कि मध्य एशिया में कई सारी खानाबदोश जातियां, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे शक, खानाबदोश जातियां लगातार भारत पर और चीन पर आक्रमण कर रही थी। दोस्तों, जब इन
खानाबदोश जातियों के लगातार आक्रमण भारत और चीन पर बढ़ने लगे तो चीन का शासक था हुआंग टी। उसने चीन की रक्षा करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र में चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया, जबकि अशोक ने अपनी पश्चिमोत्तर भारत की सीमा की रक्षा करने के लिए इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन शकों के हमले लगातार पश्चिमोत्तर भारत पर बढ़ने लगे, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे या फिर विघटन के पीछे एक बड़ा उत्तरदायी कारण बने। तो दोस्तों मैं दूसरा लिख देता हूं। दूसरा कारण था भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर शकों द्वारा लगातार आक्रमण किया गया, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी था। अभी मैंने आपको यह बताया कि अशोक ने जो अपना अंतिम युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग के खिलाफ लड़ा था और अशोक ने 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। दोस्तों इसका मतलब यह था कि 30 वर्षों तक अशोक ने या फिर अशोक की सेना ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। और दोस्तों जब कोई सेना 30 साल जितने लंबे समय तक कोई युद्ध नहीं लड़ती तो स्वाभाविक सी बात है सेना की जो मारक क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होगी। तो जब शकों का भारत पर आक्रमण हुआ तो सेना इस आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। तो दोस्तों जो तीसरा महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण था वो था लगातार लंबे समय तक युद्ध ना लड़ने के कारण मौर्य सेना की मारक क्षमता प्रभावित हुई थी। तो दोस्तों यह तीसरा कारण था जिसकी वजह से इतने विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, जिसके बाद इस मौर्य साम्राज्य में 3 बहुत ही प्रतापी शासक बने, जिनमें पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। दोस्तों 332 ईसा पूर्व के बाद यानी अशोक के बाद से ही इस मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और 185 ईसा पूर्व में अंतिम वृद्ध जो मौर्य शासक था भद्रक, उसको पुष्यमित्र शुंग द्वारा उसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य की सत्ता को समाप्त करके भारत पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। तो दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था इस विशाल साम्राज्य के विघटन के पीछे। अशोक ने व्यक्तिगत तौर पर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने व्यापक पैमाने पर व्यक्तिगत रूप से भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म था यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, यथार्थवाद पर आधारित था। मैं आपको यह चीज पहले ही पढ़ा चुका हूं बौद्ध धर्म के सिद्धांत में। दोस्तों इस वजह से समाज में जो लोग थे उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ था और इस कारण जब वैदिक संस्कृति के जो कर्म कांड थे उन कर्म कांडों की इस बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा व्यापक पैमाने पर खिल्ली उड़ाई गई। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे संपूर्ण भारत से ही दोस्तों एक समय वैदिक संस्कृति समाप्त हो चुकी थी।
दोस्तों इसके कारण जो हमारा ब्राह्मणिक समाज था उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसने इस मौर्य साम्राज्य के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको याद होगा जो भद्रथ था, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसकी हत्या उसके ही अमात्य पुष्पमित्र शुंग द्वारा की गई। पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण था और उसने नंद वंश की स्थापना के साथ ही भारत में दोबारा से वैदिक संस्कृति की स्थापना की। उसने व्यापक पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। उसे बौद्ध धर्म का हत्यारा कहा जाता है। तो दोस्तों जब ब्राह्मणिक समाज ने इस मौर्य साम्राज्य के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके परिणाम स्वरूप इस विशाल मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। तो दोस्तों चौथा कारण था ब्राह्मणिक समाज की तीखी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इतना विशाल मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोस्तों क्लास समझ आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल को शुरू करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।